Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 9, India climatic conditions. So student, in this video we are going to discuss the climate of India, the factor affecting the climate of India. So student, if we talk about human life, two important factors are there which is going to influence human life. First is physical feature, another is climatic condition. दो important feature हैं student जो हमारी ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो है फिज़िकल फैक्टर और है क्लाइमेटिक कंडीशन। फिज़िकल फैक्टर्स, आप माउंटेन्स पे रह रहे हैं, आप प्लेन्स पे रह रहे हैं, आप प्लेट्यूज पे रह रहे हैं, ठीक है, तो ये अफेक्ट करेगा आपकी लाइफ को। दूसरा, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, तो ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे जो ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा अगर मैं क्लाइमेट की बात करूँ तो क्लाइमेट के फिर दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होंगे जो क्लाइमेट को अफेक्ट करेंगे। एक तो टेम्परेचर, क्लाइमेट का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है टेम्परेचर, और दूसरा है रेनफॉल। इतनी बातें समझ में आई होंगी। चलो, तो अगर हम ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स की बात करें तो वो है फिजिकल फीचर्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। फिर हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है क्लाइमेट का, एक रेनफॉल, एक टेम्परेचर और दूसरा रेनफॉल। स्टूडेंट्स, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत वेरिएशन है बेटा, वैरायटी अवेलेबल है इस चीज़ में, टेम्परेचर में और रेनफॉल में। और नॉट ओनली फ्रॉम सीज़न टू सीज़न बट रीजन टू रीजन। देखो, हम लोगों को भी पता है कि अगर मैं एमपी की बात करूं तो एक पर्टिकुलर टाइम में ही रेनफॉल होगा, एक टाइम में समर सीज़न होगा, एक टाइम में विंटर सीज़न होगा। तो सीज़न टू सीज़न तो टेम्परेचर और रेनफॉल वेरी करते ही हैं बच्चा, पर रीज़न टू रीज़न भी हमारे इंडिया में वेरी करता है। जैसे अगर हम मेघालय की बात करें तो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा रेन रिसीविंग एरिया मौसिनराम, चेरापूंजी आपको मेघालय में मिलेंगे। एमपी में आपको मॉडरेट रेनफॉल रिसीव होगी, तो राजस्थान में आपको कम रेनफॉल रिसीव होगी, लेस रेनफॉल रिसीव होगी। तो क्या बात समझ में आ रही है? इंडिया में बहुत वेरिएशन है टेम्परेचर में भी और रेनफॉल में भी। सीज़न टू सीज़न तो टेम्परेचर रेनफॉल वेरी करेगा ही, पर रीज़न टू रीज़न भी टेम्परेचर वेरी करेगा। सीज़न टू सीज़न मतलब एक टाइम में रेनफॉल होगी और दूसरे टाइम में नहीं होगी, तो ये तो ईजी है। रीज़न टू रीज़न कैसे अलग है? राजस्थान में बहुत कम होगी तो मुंबई में कभी भी हो जाएगी, तो मेघालय में सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट, सीज़न टू सीज़न वेरी करती है, सीज़न टू सीज़न रेनफॉल टेम्परेचर अलग अलग होगा। रीज़न टू रीज़न जगह मतलब यहाँ पर आप राजस्थान लिख लें और यहाँ पर आप लिख लें मेघालय, यहाँ दो रीजन में भी रेनफॉल अलग होगी। अब एक बात और हो रही है कि ईयर टू ईयर भी रेनफॉल वेरी करेगा। किसी ईयर मॉनसून बहुत अच्छा होता है, बहुत गुड होता है, और किसी ईयर मॉनसून प्रॉपर इनफ नहीं होता। ठीक हुई बात? तो सीज़न टू सीज़न, रीजन टू रीजन, ईयर टू ईयर टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों ही वेरी करते हैं। अगर स्टूडेंट्स क्लाइमेट की बात करें तो इंडिया का क्लाइमेट है ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट। कैसा क्लाइमेट है इंडिया का? ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट, या आप मॉनसून टाइप क्लाइमेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप, ठीक है। अगर हम राजस्थान की टेम्परेचर की बात करें तो राजस्थान में समर सीज़न में टेम्परेचर 50 डिग्री तक चला जाता है, ठीक है। राजस्थान में टेम्परेचर समर्स में 50 डिग्री तक चला जाता है। पर वहीं हम लेह की बात करें, लेह लद्दाख, लेह की बात करें तो वहाँ टेम्परेचर -40 तक होता है, ठीक है। कब? विंटर सीजन में। अगर मैं देखो तो कितना वेरिएशन है, ये प्लस का 50 राजस्थान में समर्स में और ये -40 लेह में विंटर में। बहुत वेरिएशन है टेम्परेचर में। दूसरा, अगर एनुअल रेनफॉल की बात करें तो राजस्थान डेजर्ट है जहाँ पर 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। वहीं अगर हम मेघालय की बात करें तो वहाँ 500 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है। क्या इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को? चलो फिर से, समर सीज़न में टेम्परेचर 50 डिग्री तक जाता है राजस्थान में, तो वहीं लेह में विंटर्स में ये -40 होता है बच्चा। 0 डिग्री पे बर्फ़ जम जाती है, तो -40 ज़रा सोचो कितना ज़्यादा होता होगा, ठीक है। फिर वहीं पे अगर हम राजस्थान की बात करें तो रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। वहीं मेघालय में एनुअल रेनफॉल 500 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। स्टूडेंट्स, तो वो फैक्टर जो क्लाइमेटिक कंडीशन को अफेक्ट करते हैं उसमें लोकेशन, शेप, साइज़
इंडिया का लोकेशन, शेप और साइज़ के अलावा इंडिया के जो फिज़िकल फीचर हैं उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है इंडिया के क्लाइमेट को डिटरमाइन करने में। तो क्या बात समझ में आ गई? अगर हम बोलें कि क्लाइमेटिक कंडीशन को इन्फ्लुएंस करने वाले फीचर्स अगर लोकेशन, शेप और साइज़ हैं, तो फिज़िकल फीचर्स का भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल है। पहले हम लोग देखेंगे लोकेशन। तो स्टूडेंट्स, जो इंडिया है वो, उसका शेप ऐसा है। इंडिया को हम पेनिनसुलर कंट्री भी बोलते हैं ना, चलो। तो बच्चा, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया को इक्वली 2 हाफ्स में डिवाइड कर देता है। नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन और ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। आई बात समझ में? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पे जो लाइन है नॉर्थ में, उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ये हमारे इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है। नीचे वाला पार्ट, जो साउथ में जो पार्ट है उसे हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। नॉर्थ में जो पार्ट है उसे हम सब ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। बच्चा, जो ट्रॉपिकल रीजन है ये इसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं कि ये हॉट जोन है, ठीक है। और जो सब ट्रॉपिकल जोन है वो टेम्परेट जोन है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, ठीक। कोई बात? चलो, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो सदर्न पार्ट है उसे ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, नदर्न पार्ट को सब ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, ठीक है। तो जो समर सीजन्स होंगी, देयरफॉर द टेम्परेचर रिमेन्स हाई थ्रू आउट द समर सीज़न। इसलिए जितना भी समर सीज़न हमारे इंडिया में होता है 3-4 मंथ, उसमें समर सीज़न बहुत ही हाई होगा, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होगा। समर सीज़न में टेम्परेचर कैसा होगा? बहुत ज़्यादा, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वंस इन अ ईयर अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन होता है, सन की डायरेक्ट रेज उस पर गिरती है, इसलिए ये रीज़न कैसा होगा? गर्म होगा। मोर ओवर, Himalayan ranges do not permit the cold winds coming from Central Asia to enter India। बच्चा, ये जो हमारा हिमालयन माउंटेन रेंज है ये सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को हमारे इंडिया में एंटर नहीं होने देता है। तो क्या बात समझ में आई? पहला लोकेशन की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपके इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। तो इस वजह से जो आपके समर सीजन होंगे उसमें टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होगा। सेकेंड थिंग इज़ दैट वट एवर कोल्ड विंड्स आर कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया, आवर हिमालय इज़ नॉट अलाउइंग दैम, टू नॉट परमिटिंग दैम टू एंटर इन इंडिया। नाउ रिलीफ फीचर्स। तो रिलीफ फीचर्स क्या है बच्चा? प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन, ये आए आपके रिलीफ फीचर। तो बच्चा, हम लोग देखते हैं कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता जाता है विद द इंक्रीज़ इन एल्टीट्यूड। हम लोगों ने देखा कि हर 165 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर में -1 होता है। अगर यहाँ पर 48 डिग्री रहा होगा तो 165 मीटर अगर आप ऊपर गए तो यहाँ पर आपको 47 डिग्री मिलेगा, ये हमने पढ़ा है पहले। तो विद द इंक्रीज़ इन एल्टीट्यूड टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो बच्चा, समर सीज़न में हिमालय के बहुत सारे पार्ट्स में टेम्परेचर बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड पे हैं। वहीं पर अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो वो इक्वेटर के पास है। द हिल स्टेशन सच एज कोडाईकनाल और उद्गम मंडल, वहाँ पर अभी भी कूल क्लाइमेट ही होता है, ठीक है। तो क्या बात समझ में आ गई? देखो, जो तमिलनाडु है बच्चा वो तो इक्वेटर के पास है, लगभग 8 डिग्री से हमारा इंडिया स्टार्ट हो जाता है। और इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो ट्रॉपिकल जोन भी है। फिर भी यहाँ पर तमिलनाडु में उद्गम मंडल और कोडाई कैनाल गर्मियों में भी ठंडे होते हैं, कूल क्लाइमेट को एंजॉय करते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि एल्टीट्यूड के साथ, हाइट के साथ आपका जो टेम्परेचर है वो कम रहता है, ठीक है ना। तो कोडाई कैनाल, उद्गम मंडल गर्मियों में भी ठंडे ही रहेंगे। हिमालय के बहुत सारे रीजन भी समर्स में ठंडे ही रहेंगे। और जो नॉर्दर्न प्लेन है वो उस टाइम में बहुत ज़्यादा हॉट रहेगा। तो क्या आप रिलीफ फीचर समझ में आया कि रिलीफ फीचर में माउंटेन्स, प्लेन्स और प्लेट्यू आते हैं। तो जहाँ जहाँ माउंटेन्स से एल्टीट्यूड था वहाँ क्लाइमेट समर्स में भी कूल था और प्लेन्स पे बहुत ज़्यादा हॉट था ड्यूरिंग दिस टाइम। आ गया होगा समझ में, मुझे ऐसे लगता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, द वाटर। देखो, डिस्टेंस फ्रॉम द सी समझना बच्चा, ये सी है और ये हमारा इंडिया है और यहाँ पर भी सी है। तो यहाँ पर होता है बच्चा बे ऑफ बंगाल,
यहाँ पर है इंडियन ओशन और यहाँ पर है अरेबियन सी। ये बे ऑफ बंगाल, ये अरेबियन सी, ये इंडियन ओशन। आई बात समझ में? सो स्टूडेंट डू रिमेंबर कि ये जितने भी पार्ट रहेंगे, यहाँ पर जितने भी एरियाज़ रहेंगे जो कोस्टल एरिया के पास होंगे या कोस्टल एरियाज़ में होंगे, वहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा बिकॉज ऑफ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट आपको लैंड ब्रीज और सी ब्रीज तो पता ही होगा, है ना? पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये तो हम थर्ड फोर्थ में पढ़ा देते हैं। तो बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, ये वाला जो रीज़न रहेगा ये बहुत मॉडरेट रहेगा। डे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा, नाइट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो नहीं होगा। अब देखो, जितना आप सी के पास हो उतना आपका टेम्परेचर कैसा होगा बेटा? मॉडरेट, नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। पर सी से जितना ज़्यादा आप दूर रहेंगे वहाँ पर सीजनल वेरिएशन भी ज़्यादा होंगे, सीजनल वेरिएशन बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। डे टेम्परेचर नाइट टेम्परेचर में डिफरेंस भी होगा और सीजनल वेरिएशन भी ज़्यादा होंगे। अगर हम इस रीज़न की बात करें तो यहाँ सीजनल वेरिएशन ज़्यादा नहीं होंगे, समर उतने ज़्यादा गर्म नहीं होंगे, विंटर उतनी ज़्यादा ठंडी नहीं होगी, ठीक है। डे टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं होगा, रात के टेम्परेचर ज़्यादा कम नहीं होगा। तो दोनों चीज़ें पढ़ना है आपको। मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा डे और नाइट का भी, और कोई भी सीज़न इंटेंस नहीं होगा, ना ही तो समर ज़्यादा इंटेंस होंगे और ना ही तो विंटर ज़्यादा इंटेंस होंगे। आई बात समझ में? पर अगर आप सी से बहुत ज़्यादा दूर हैं, आप अगर मध्य प्रदेश में हैं, आप अगर राजस्थान में हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपके डे एंड नाइट के टेम्परेचर में भी वेरिएशन आएगा। डे नाइट टेम्परेचर वेरिएशन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ सीजनल वेरिएशन भी बहुत ही ज़्यादा होगा। कैसे? ठंड, एक्सट्रीम ठंडी, कोल्ड जो सीज़न होगा उसमें बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा, वेदर नहीं, सॉरी, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी होगी। समर सीज़न में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो इंटेंसिटी होगी। गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी, ठंडियों में बहुत ज़्यादा ठंडी, सीजनल वेरिएशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। चलो, तो बचा जो वाटर बॉडीज़ हैं अराउंड द पेनिनसुला ऑफ इंडिया, ये इंडिया का पेनिनसुला। पेनिनसुला किसको बोलते हैं बच्चा? जो जो चारों साइड से पानी से ढका हुआ उसको आप क्या बोलते हो? आइलैंड। पर जो 3 साइड से पानी से कवर हो उसे हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। तो इंडिया का जो पेनिनसुला पार्ट है एक्सर्ट अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन जो कोस्टल एरियाज की हैं उस पर मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। जो पेनिनसुला इंडिया है वो एक्सर्ट करता है एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया एंजॉय करते हैं इक्वेबल क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, पूरा इस साल एक जैसा क्लाइमेट रहेगा, ना ही तो ज़्यादा ठंडी होगी ना ही तो ज़्यादा गर्मी होगी। पर जो इंटीरियर एरिया होगा वहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा। हमारे मध्य प्रदेश में बेटा विंटर्स बहुत ज़्यादा इंटेंस होती हैं, तो समर भी उतने ही ज़्यादा इंटेंस होते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर ना ही तो आपको समर की इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा दिखेगी ना ही विंटर की इंटेंसिटी ज़्यादा दिखेगी, बिकॉज ऑफ द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। तो नॉर्थ नदर्न प्लेन्स में बच्चा हॉट समर्स होती हैं और वेरी कोल्ड विंटर्स होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा गर्म, ठंडी बहुत ज़्यादा ठंडी। तो हम लोग देखेंगे द साइकिल्स ऑफ सीजन। स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री में 4 डिस्टिंक्ट सीज़न मिलेंगे। कोल्ड वेदर सीज़न, हॉट वेदर सीज़न। कोल्ड वेदर सीज़न को विंटर बोलते हैं, हॉट वेदर सीज़न को समर बोलते हैं। साउथ वेस्ट मानसून रेनी सीज़न, सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून ऑटम। तो 4 मेन सीज़न आपको इंडिया में मिलेंगे, विंटर, समर, रेनी, ऑटम। कौन से एक बार बोलो जरा? विंटर, समर, रेनी, ऑटम। विंटर आपको पता ही है, कोल्ड वेदर समर आपको पता ही है, हॉट वेदर। रेनी सीज़न बच्चा वो साउथ वेस्ट मानसून सीज़न, जब साउथ वेस्ट से मानसून सीज़न आएगा तो उसे हम रेनी सीज़न बोलेंगे, और जो रिट्रीटिंग जाता हुआ मानसून होगा उसे हम ऑटम बोलेंगे। जो कोल्ड वेदर सीज़न है वो कब से स्टार्ट होता है स्टूडेंट? मिडिल ऑफ नवंबर के मिडिल से स्टार्ट होगा और कंटिन्यू रहेगा टिल मिडिल ऑफ मार्च। नवंबर के मिडिल से मार्च के मिडिल तक कौन सा सीज़न रहता है स्टूडेंट? हमारा विंटर सीज़न।
middle of November to middle of March we have winter season. यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होगा, जनरली लो एंड डिक्रीजेज साउथ टू नॉर्थ, और जैसे जैसे आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा. आई बात समझ में, ये हमारा साउथ पार्ट है, तो साउथ पार्ट से जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे टेम्परेचर कम कम और कम आपको मिलेगा. ठीक हुई बात. चलो, डेज जनरली वार्म होते हैं, नाइट्स बहुत ज़्यादा कोल्ड होती हैं. जनवरी और फरवरी कोल्डेस्ट मंथ होते हैं. ठीक है, ये तो आपको पता है बच्चा. 15 नवंबर से 15 मार्च, सॉरी हाँ 15 नवंबर से 15 मार्च तक, या मिड ऑफ नवंबर से मिड ऑफ मार्च तक ठंडी का सीज़न होगा, विंटर सीज़न होगा. साउथ से नॉर्थ की तरफ जब आप जाएंगे, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र को छोड़ के जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाएंगे, एमपी, यूपी, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, आपको ठंडी और ज़्यादा तेज मिलती जाएगी. ठीक है, और फरवरी और जनवरी कोल्डेस्ट मंथ होंगे, डेज वार्म होंगे पर नाइट कोल्ड होंगी. जो मेजर पार्ट है इंडिया का वो ड्राई रहता है विंटर सीजन में. नॉर्थ ईस्ट मानसून आफ्टर पासिंग ओवर बे ऑफ बंगाल ब्रिंग रेन इन कोरोमंडल कोस्ट इन तमिलनाडु. बच्चा, अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट मानसून की, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून में पूरे इंडिया में बारिश नहीं होती है बच्चा, इंडिया ड्राई ही रहता है. पर तमिलनाडु का जो कोरोमंडल कोस्ट है उसको ठंडियों में बारिश मिलती है. कोल्ड वेदर सीजन जनरली प्लीजेंट, वही जो कोल्ड वेदर सीजन होता है प्लीजेंट होता है. क्लियर स्काई होता है, लो टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी भी नहीं होती. ठीक है, क्लियर साफ सुथरा आपका स्काई दिखेगा, टेम्परेचर होगा कम, क्योंकि टेम्परेचर कम है तो ह्यूमिडिटी भी होगी कम, और कूल विंड्स होंगी. पर कुछ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आते हैं. कहाँ से आते हैं? मेडिटेरेनियन सी से आते हैं. कॉज रेनफॉल इन प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन हिमालय. अब स्टूडेंट ध्यान रखना, मेडिटेरेनियन सी से कुछ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस इंडिया की तरफ भी आते हैं जो प्लेन्स पे रेनफॉल देते हैं और हिमालय में स्नोफॉल. दिस इज़ फॉलोड बाय वेरी कोल्ड वेदर कंडीशन एंड वाइड स्प्रेड फोग. क्योंकि बच्चा एक तो देखो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ ही रही है नॉर्दर्न प्लेन्स वाले रीजन में, अगर उस पर बारिश हो जाए, हिमालय पे स्नोफॉल हो जाए, तो वेदर कंडीशन और ज़्यादा इंटेंस हो जाती है, वेदर वेरी कोल्ड हो जाता है और हर जगह फॉग भी हो जाता है. तो यहाँ पर हमारा विंटर सीज़न खत्म हुआ. अब हम लोग पढ़ेंगे हॉट वेदर सीज़न. तो ये हॉट वेदर सीज़न है, ये स्टार्ट होता है मिडिल ऑफ मार्च से और कंटिन्यू रहता है एंड ऑफ मे. मार्च से शुरू होकर मई तक, मिडिल ऑफ मार्च से शुरू होगा, मई के एंड तक ये सीज़न चलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? समर सीज़न. आगे बात समझ में, कब से शुरू हुआ? मिडिल ऑफ मार्च. कब तक चला? एंड ऑफ मई तक. एंड स्टूडेंट्स कुछ पार्ट्स में ये जून तक रहता है. ठीक है, स्टार्ट होगा मिडिल ऑफ मार्च से, कहीं कहीं ये मई में ख़त्म होगा और कहीं पर ये जून तक कंटिन्यू करेगा. ड्यूरिंग दिस मंथ ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस हॉट एंड ड्राई वेदर. पूरे इंडिया में कैसा वेदर होगा बच्चों? हॉट भी होगा और ड्राई वेदर होगा. इवन द नाइट्स आर वार्म. रातें भी ठंडी नहीं होंगी बेटा, रातें भी गर्म होगी. दिन तो गर्म हो गए होगा, रातें भी गर्म होंगी. ठीक है, hot, dry, dust laden, strong winds locally called low over the large part of northern plains. northern plains के ऊपर strong, dust laden, hot, dry, गर्म भी होती हैं, सूखी भी होती हैं, उनके अंदर धूल भी होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी होती है, जिसे हम लू बोलते हैं, वो नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर ब्लो करती है. डस्ट स्ट्रोम इवनिंग में बहुत कॉमन है. आप लोग जब समर्स में इवनिंग में देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े धूल के तूफान आएंगे. ठीक है, जब समर का एंड होने लगेगा तो मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस प्री मानसून शावर. हम लोग देखते हैं ना कि बहुत तेज़ गर्मी में कभी कभी अचानक से बारिश हो जाती है, वो क्या है? प्री मानसून शावर. तो समर सीजन में हमें क्या भी मिलेंगे बच्चा? प्री मानसून शावर मिलेंगे. पर ऐसा नहीं कि समर के शुरू होते ही मिल जाएंगे, समर के एंड में मिलेंगे प्री मानसून शावर. चलो, उसके बाद जो प्री मानसून शावर्स हैं उनको कैरेक्टराइज करते हैं हम. स्ट्रॉन्ग विंड होगी, हेवी रेनफॉल होगी, और वेस्ट बंगाल में इसे ही काल बैसाखी बोलते हैं. तो क्या स्टूडेंट इतनी बातें समझ में आई कि गर्मियों में लू ब्लो करेगी, डस्ट स्टॉर्म्स आएंगे इवनिंग में,
एंड में, जब समर के एंड में मानसून शावर्स मिलेंगे, और ये प्री मानसून शावर को बंगाल में काल बैसाखी बोलते हैं. So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section. Rest part will discuss in the part 2.